नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बहस चल रही थी, थोड़ा सा मेरे पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बहस चल रही थी कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का माहौल है, भारत पर भी इसका प्रभाव है। कुछ ऐसे दिन भी आए जब सेंसेक्स जो है वो 1600 अंक गिरा। तब वित्त मंत्री ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसके फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, यानी कि बाहरी हैं, इनकी देश की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ समय हो गया है इस बात पर बहस होते होते कि क्या आरबीआई को जो अपना दर है वो दशमलव, जिसे आप 50 बेसिस पॉइंट्स कहेंगे, उससे कम कर देना चाहिए था। लोग इंतजार कर रहे थे, कई सारे खास तौर पर आर्थिक अखबारों में इस पर चर्चा और बहस हो रही थी। आज इस बात की घोषणा कर दी आरबीआई ने। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, इसका एक समय से इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जो सवाल है, जो बड़ा प्रश्न है, वो ये है कि क्या वाकई इससे जो मंदी का मूड है वो बदलेगा? क्या वाकई इससे जो मंदी का मूड है वो बदलेगा? दुनिया की आर्थिक स्थिति पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। अभी आप देख ही रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका में क्या क्या बोलकर आए हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मूड है, और इसको असेस करना, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, फिर हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे और उनके साथ एक गंभीर चर्चा हम करेंगे कि आरबीआई के इतने बड़े फैसले से आखिर प्रभाव आने वाले दिनों में क्या होगा। हम दिवाली बोन नहीं दे रहे हैं। मुझे दिवाली के साथ बोन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसे दिवाली का उपहार समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ये सब हंसते हुए कहा, लेकिन ये हकीकत से दूर भी नहीं है। रिजर्व बैंक ने दिवाली से ठीक पहले आम लोगों और उद्योग जगत को रेट कट का तोहफा दिया है। हमने पिछली बार की ब्याज दरों में कटौती का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जनवरी 2016 तक महंगाई की दरों का हमारा लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। इसलिए अब हमारा पूरा ध्यान 2016-17 में महंगाई की दर को 5% तक लाने पर रहेगा। रेपो रेट में ½ की कटौती की गई है, जो उम्मीद से ज्यादा बताई जा रही है। अब रेपो रेट पिछले 4.5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। बैंकों पर ब्याज दर घटाने का दबाव बढ़ गया है। आंध्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों ने शुरुआत कर दी है। कुछ आम लोगों के फायदे पहुंचाने के वादे कर रहे हैं। Actually, the cost of deposits has come down. डिपॉजिट के कॉस्ट में कमी आई है। अब रेपो रेट कम हुआ है, जिसकी वजह से बेस रेट घटेंगे और आप देखेंगे कि ये जल्द होगा। The base rates and you will see that happen soon. ब्याज दर घटने का सीधा फायदा आम लोगों को होगा। अब घर के लिए और गाड़ियों के लिए नए लोन की किस्त कम बनेगी। पहले से चल रहे लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। कारोबार के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा। रेट कट से आम लोगों को फायदा होगा। होम लोन सस्ता होने से रियलिटी सेक्टर और ऑटो लोन सस्ता होने से ऑटो इंडस्ट्री में बूम आने के आसार हैं। उम्मीद ये है कि 50 बेसिस पॉइंट्स अभी आरबीआई ने काटा है और अगले साल और करने की उम्मीद है। जैसे ये होगा, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी में है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर होगा और फिर कहीं आगे जाके करीब 1 वर्ष के बाद कंपनी सोच सकेंगी कि अब हमें जरूरत है नए प्लांट्स को सेटअप करने की। लेकिन काफी महत्वपूर्ण है ये, बिकॉज उम्मीद थी 25 बेसिस पॉइंट की कमी की और आरबीआई ने सीधा 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है। प्रशांत नायर, बॉम्बे से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपके बात समझ में आ गई। मोटी बात यह है कि आपके किसी भी लोन की ईएमआई जो है वो कम होगी, और अगर आप कारोबारी हैं, किसी भी स्तर के कारोबारी हैं, तो आपको जो लोन मिल सकता है, चाहे ये लोन जो चल रहा है, उसके दर में कमी आएगी। जैसे मेरे साथी प्रशांत की रिपोर्ट बता रही थी, उम्मीद ये की जा रही थी, जो मैंने शुरुआत में कहा उसको समझिए, बहस इस बात पर थी कि एक इकोनॉमिक लिफ्ट देने के लिए, एक आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए क्या 0.5% की कमी कर सकता है आरबीआई। ये बहस थी
उम्मीद यह हो रही थी कि 0.25% की कमी करेगा, लेकिन उससे दुगना किया। तो आम इंसान को क्या ज्यादा आसानी होगी? एक इसमें एस्पेक्ट यह भी है कि रियल एस्टेट को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था। आप सब जानते हैं कि बड़ी कमजोर स्थिति में वो था, तो उसके बेहतर होने की भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन समय सीमा अमूमन जो एक आकलन होता है वो तकरीबन 1 साल की आज से मानी जाए। तो जो आकलन होता है ये बदल सकता है, लेकिन जो आकलन, मेरे साथ परंजय गुहा ठाकुरता होंगे, वो कुछ देर में पहुंचेंगे मेरे साथ यूएन भार्गव साहब हैं जो कि फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक के। आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ बैंक्स ने जो है ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है। मेरे साथ किरित सोमैया साहब हैं, आप सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। जयवीर शेरगिल हैं जो कि प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। भार्गव साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा? देखिए प्रकाश जी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो एक फील गुड वाला फैक्टर जो होता है वो सबसे पहले आएगा और लोग बाग एनकरेज फील करेंगे कि इसमें आगे इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से क्या प्लान किया जा सकता है वो प्लान किया जाए। हालांकि ये सब मुनस्सर इस बात पे भी करेगा कि जो रिफॉर्म्स को बड़ी समय से देख रहे हैं कि रिफॉर्म्स हों और उनके होने के बाद में एक लंबे समय की प्लानिंग की जा सके इंडस्ट्री के द्वारा, तब उसका रियल एडवांटेज मिलेगा कि एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रीजनेबल लेवल पे आए, दूसरी तरफ रिफॉर्म जो देखे जा रहे हैं वो समय पे एक सामने आए। लेकिन जहां तक इंडिविजुअल्स का सवाल है, उन इंडिविजुअल्स को इमीडिएटली अगर ये ट्रांसमिट कर देते हैं बैंक्स अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, तो उनको नेचुरली ईएमआईज के अंदर जो ऑलरेडी बोरोवर्स हैं उनको उसका एडवांटेज मिलेगा। और जो नया लोन लेने के लिए इंतजार कर रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ठीक स्तर पर आए, तो उस दृष्टि से वो लोग शायद आगे बढ़ करके लोन लेने की कोशिश करेंगे। साहब, जो इकोनॉमी के बारे में कुछ बड़े सरल अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बड़े सरल प्रिंसिपल्स होते हैं, खासतौर पर हमारी इकोनॉमी को अगर देखें इसमें मध्य वर्ग इतना बड़ा है, तो जो रोटेशन है कि यानी कि एक के जेब से पैसा खर्च होकर दूसरे तक पहुंचे, क्या वो बेहतर होगा, क्या वो बढ़ेगा? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ है, तो इससे जब लोग बाग जो है वो आपके ये इनमें इन्वेस्ट करने की मन बनाएंगे, तो जो आप कह रहे हैं कि एक जेब से पैसा निकल करके दूसरे तक जाए, तो नेचुरली होने लगेगा। जैसे अभी आपने बीच में एक एनालिसिस के अंदर ये देखा कि ऑटो इंडस्ट्री भी उम्मीद कर रही है कि आगे प्रोडक्शन बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ेगी, जो आपके बिल्डर्स हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जब लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो जो आपने बात कही है कि वो एक जेब से दूसरे जेब में जाने वाली बात होगी या नहीं होगी, तो स्वतः ही होगी। लेकिन ये सस्टेनेबल हो, इसके लिए बहुत सारे और जो रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो सब होना बहुत जरूरी है। और आरबीआई गवर्नर भी इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स और उठाने होंगे, बैंक्स को भी उठाने पड़ेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि अभी जो कुछ एरियाज के अंदर खासतौर से वेजिटेबल्स को जैसे नाम लिया जा रहा है, पल्सिस का नाम लिया जा रहा है, इन सब के ऊपर जो प्राइसेस अभी बढ़ रही हैं वो कंट्रोल हो और इन्फ्लेशन को एक रीजनेबल लेवल पे रखा जाना संभव हो सके, तब मैं समझता हूं एक सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। सस्टेनेबल कि ये तरक्की बनी रहे। किरित सोमैया, ये तरक्की बनी रहने के लिए आरबीआई गवर्नर भी खुद कह रहे हैं कि भाई 5% का आपका टारगेट शुरुआती होना चाहिए इन्फ्लेशन का। क्या आपको लगता है कि ये तरक्की बनी रह पाएगी? पहला सवाल मेरा। और दूसरा पॉइंट ये कि आपके हिसाब से समय सीमा क्या होगी एक आम व्यक्ति के इस लाभ को पूरी तरह ले पाने के? एक हम सब ने जो वर्ल्ड ने ऑब्जर्व किया है कि हिंदुस्तान की रिजर्व बैंक धीरे धीरे करके दिशा योग्य होती है, लेकिन साथ में अर्थनीति की चिंता करते करते कदम उठाती है। इस बार भी आपने देखा लगभग कंटिन्यूअस साल 1.5 साल रिजर्व बैंक ऑब्जर्व कर रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में अब 15 महीने से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है।
और इसलिए भी इस बार जो रिजर्व बैंक ने, अनेक लोगों ने कहा कि 0.25 के बदले में 50 बीपीए, उसका रीजन ये है कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल करने में 15 महीने से सफल रहे हैं। साथ में ग्रोथ रेट भी 7 से 8% के बीच में रखने में सफल रहे हैं। और इसलिए भी रिजर्व बैंक सेकंड फेज यानी अब जो इन्फ्लेशन और 1% कम करके इंटरेस्ट रेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2016 में धीरे धीरे करके 5% और 5.5% की ओर ले जाना रेपो रेट इस दिशा में जा रही है रिजर्व बैंक। अब रही बात कि जो रिजर्व बैंक रेट कट कर रही है, उसको इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने उसी दिशा में कदम उठाना। मुझे लगता है कि शायद यहां पर वित्त मंत्री को कुछ इंटरवन करना पड़े, क्योंकि गत 2 बार रिजर्व बैंक ने 0.25 पैसे जो रेपो रेट कट किया, वह लाभ निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, बोरोअर्स को देने में जो बैंक से बड़ी बैंक, उन्होंने थोड़ी कंजूसी दिखाई। इस बार ऑफ कोर्स इमीडिएट कुछ बैंक ने 50 पैसे में से 40 पैसे पास ऑन कर दिए। बैंक ने जो अपनी जो एनपीएस बढ़े, उसमें उनकी निष्फलता थी, और वो कवर करने के लिए जो सेम प्रपोर्शन में बैंक रेट कम नहीं कर रही है, तो इसके लिए वित्त मंत्री ने अभी रोल प्ले करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो पीएससी बैंक को जरा धीरे से कहना पड़ेगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू सेकंड फेज, तो सेकंड फेज में जो कदम उठेंगे वो थोड़े गति से उठेंगे, जिसके कारण इंडस्ट्री में जो नया इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेने के बारे में थोड़ी ढिलाई आई है, हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। 2 पॉइंट आपने यहां पर कहे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपने एनपीए का कहा, क्योंकि सही बात है, अगर आप ये रेट कट का सच में आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 2 चीजों पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आपके हाथ के बाहर की तस्वीर में ना जाए, और दूसरा, बैंक्स जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। एनपीएस का फिर क्या हो सकता है, क्या उसकी संभावना है? आपने फाइनेंस मिनिस्टर के इंटरवेंशन की बात की कि वो इंटरफेयर करे, लेकिन क्या संभावना है ताकि आम आदमी एक जो सारा इस मुल्क में बहस रही है, जिसको अलग अलग शब्दों में डिस्क्राइब किया गया है अंग्रेजी के, तो उसमें वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन की भी सबसे बड़ी समस्या रही है। तो एनपीए का करेगा क्या बैंक, या क्या करना चाहिए? वास्तव में अब कुछ बातें ऐसी है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने दोनों कमेटियों ने एनपीए सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट, डिस्कशन गए 6 महीने में कर रही है। और ये डिस्कशन के दरमियान ये ध्यान में आ रहा है कि गए 5-7 साल में पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में, पर्टिकुलरली मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 2 कारण से एनपीए काफी बढ़ गए। एक में ये जो भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कांड हुए, कोयला हो या 2G टेलीकॉम हो, उसके कारण जो प्रोजेक्ट आने में ढिलाई हुई, ठीक है, अंतर बढ़ा, और जिसके कारण एनपीए बढ़ा। लेकिन साथ में रियल एस्टेट में जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में एनपीए बढ़ा। रियल एस्टेट में ये बात ध्यान में आई कि जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, वो ओवर ट्रेडिंग करते रहे जी, बहुत जबरदस्त मार्जिन का प्रयास, और उसके कारण लोन के ऊपर लोन, ब्याज देने के लिए लोन, और इसमें बैंक भी शामिल हो गई। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मेरे साथ परंजय गोवा ठाकुर साहब भी मौजूद है। मैं जयवीर शेरगिल साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनके पास नहीं जा पाए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर आपको आरबीआई के इस तरह के फैसले का लाभ लेना है, क्या आप किरीट सोमैया, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं, पुराने जानकार हैं, क्या आप नहीं मानते कि एनपीए पर आपको कोई ना कोई फैसला किसी न किसी तरह का लेना ही पड़ेगा? बहुत ज्यादा समय उस पर चर्चा के लिए, डेलिब्रेशंस के लिए नहीं दिया जा सकता।
एकदम मान्य है। देखो, रिजर्व बैंक गवर्नर ने गए 5-25 दिन में इसके ऊपर इशारा भी किया। उन्होंने कहा रियल एस्टेट के संबंध के एनपीए के ऊपर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। और साथ में जो प्रोड्यूसर की गलती नहीं है, लेकिन जो स्कैम के कारण जो ढिलाई आ गई उसके संबंध में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है ये दोनों दृष्टि से हमने 2016 में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों दृष्टि से आपने 2016 में आगे बढ़ना पड़ेगा। जयवीर शेरगिल, कांग्रेस क्या ये मानती है कि बेहतर नियंत्रण महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर और तरक्की की दर बेहतर एनडीए सरकार हासिल कर सकती है आज के आरबीआई के फैसले से? अभिज्ञान जी, इस निर्णय के 3 पहलू हैं कांग्रेस पार्टी के नजरिए में, और मैं 3 पहलू बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। सबसे पहले हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और मुझे सुन नहीं पा रहे, मैं पुरंजो गुहा, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? हमारी निर्देशिका, ये तकनीकी कारण है, माफी चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही। सभी लोग सुबह से समझना चाह रहे, इसलिए मैं थोड़ा सरल करके आपका इंतजार कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये रेट कम होने से आम आदमी को क्या लाभ हो सकता है, नौकरी पेशे वाले को क्या लाभ हो सकता है, इंपैक्ट क्या, विज्ञान जी आवाज आ रही है? होगा? देखिए, लोग कहेंगे कि हाँ, आप जिन्होंने ऋण लेके मकान खरीदा उनके लिए ईएमआई थोड़ा कम हो जाएगा, कोई ऋण लेके गाड़ी खरीदा उनके लिए ऋण वो जो ब्याज दर कम हो गया तो आपका ईएमआई भी कम हो जाएगा। मगर जो असली जो अगर पूरा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर आप नजर रखेंगे, ये ब्याज दर कम होना कोई आश्चर्य कारण नहीं है, क्योंकि मैंने कहा, मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि बहुत लंबे समय से इस पर बहस हो रही थी, बहुत लंबे बात है। एग्जैक्टली, महंगाई आज क्यों कम हुई है? क्योंकि कच्चे तेल का कीमत कम हुआ। इसमें सरकार का कोई हाथ लेना देना नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक साल में कच्चे तेल का कीमत आधा हो गया, और हम जो आयात करते हैं इसका 33% कच्चे तेल है। तो ये एक ही कारण है जिसके लिए आज हम देख रहे हैं जो थोक मूल्य सूचकांक, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये एकदम नेगेटिव टेरिटरी नहीं, 6 महीने से, ये कभी नहीं हुई थी, ये भारतवर्ष के इतिहास में पहले हो रहा है। इतने दिनों के बाद ये हो रहा है, तो ब्याज दर कम हो गया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि निवेश शुरू हो जाएगा, लोगों को नौकरी मिलेगा, क्योंकि देखिए पूरा हमारे देश के लिए हाँ महंगाई कम हो गया, ठीक है, हमारा अर्थव्यवस्था में पूरा जो विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट है उसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, बहुत अच्छा है। मगर आप ये भी सोचिए कि पूरा अगर विश्व का अर्थव्यवस्था देखेंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है। अमेरिका फेड जब ब्याज दर बढ़ा देंगे, आज नहीं 3-4 महीना के बाद, तो देखेंगे आप ये जो शेयर बाजार में जो पैसा आ रहे थे भारतवर्ष, वो वापस जाने का एक संभावना है। चीन जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे उनका सकल घरेलू उत्पाद, ये भी कम हो गया। रूस में रिसेशन है, यूरोप में बहुत सारे देशों में एक रिसेशन का समय जा रहा है। आप देखिए भारतवर्ष का जो निर्यात है लगातार 9 महीना हर महीना कम हो रहा है, ये 9 महीनों में 20% कम हो गए। तो मेरा कहना यह है कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में आज भी आपने देखा भारतीय रिजर्व बैंक ने जीडीपी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन वो थोड़ा कम कर दिया। तो मेरा इतना ही सिर्फ कहना है कि ये जो ब्याज दर कम हो गया ये अच्छे हैं, बैंकों ने ये पास ऑन कर रहे, ये भी बहुत अच्छे हैं। मगर समय बताएंगे कि आप नया निवेश अब आने शुरू होंगे। ठीक है, कि ये तरक्की में कितना बड़ा इजाफा लाएगा ये वक्त बताएगा। हाँ जयवीर जी, माफी चाहूंगा आपसे बात नहीं हो पा रही थी। हाँ, कांग्रेस क्या सोचती है, जो मैंने सवाल पूछा कि क्या ये तरक्की को फ्यूल कर पाएगी? अभिज्ञान जी, अब आप सुन पा रहे हैं? मैं जी मैं सुन सकता। जी, मैं तीन बातें कहना चाहूंगा और इस निर्णय के 3 पहलू। सबसे पहले कांग्रेस इस निर्णय का स्वागत करती है और जो मौजूदा स्थिति है ये बहुत जरूरी था। वह 3 पहलू हैं ये। पहला, क्यों ये रेट कट किया गया है। दूसरा, क्या इसका मौजूदा स्थिति पे कोई असर पड़ेगा। तीसरा, सरकार को क्या करना पड़ेगा कि ताकि इसका सही मायने में आम लोग फायदा उठा सके, जैसा कि आपने कहा अपने शो की शुरुआत में। पहला, क्यों किया, एक आरबीआई एनुअल रिपोर्ट आई थी 2015 और एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिपोर्ट
क्वार्टरली ऑन जीडीपी आई थी, उसमें इसका उत्तर है क्यों किया गया। पहला, आरबीआई बात करती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो सर्कल है वो स्लगिश है, वो कमजोर है, उस गति पे नहीं चल रहा जिस पे चलना चाहिए। दूसरा, वो कहती है कि जो बैंक्स का एक्सपोजर है एनपीएस के कारण वो बढ़ रहा है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिपोर्ट कहती है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जिससे जो सबसे ज्यादा स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को फायदा पहुंचता है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम चल रही है। तो पैसे की कमी मार्क बाजार के कारण क्या ये फाइनेंशियल स्टिमुलस इसलिए दिया गया है, ये है पहला एक एंगल हमें जरूर देखना चाहिए कि आरबीआई चाहता है मार्केट में पैसा आए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि हम कॉर्पोरेट रेट टैक्स में कटौती की 5%, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्या वो परिणाम वो शायद वो नहीं निकल के बाहर आए, या हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें नहीं नजर आ रहे। तो इसको सहायता करने के लिए किया गया। दूसरा, क्योंकि अगर आप देखिए नेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 34% 2005 से आज 28% पे है। ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसकी रेशियो कम है। पिछली बारी जब ये रेट कम हुआ था, केवल 47 से 48 बैंक्स ने इसको पास ऑन किया था। उसके दूसरे कारण थे, एसएलआर रेशियो और सीएसआर रेशियो नहीं बदली, 21.5 और 4% पे रही, अगर मेरी याददाश्त ठीक है। आज इसका फायदा अब कैसे पहुंचेगा, सरकार क्या करेगी? देखिए, क्या कहते हैं, आम आदमी के लिए ये जो अच्छी शब्दावली है रेट कार्ड, ये काला अक्षर भैंस बराबर है। जब तक उनकी रसोई पे ही नहीं असर पड़ता, जब तक वो जो गाड़ी में तेल डलवाते हैं उस पर नहीं असर पड़ता। मैं पंजाब से हूं, पिछले एक साल में 18,990 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, स्टील फैक्ट्रीज। मेक इन इंडिया के लिए $1 ट्रिलियन बजट है। आप क्या कह रहे हैं? आपको डाउट इस बात पर पॉइंट है, ये इस बात पर है कि ये आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा इसका फायदा, ये पॉइंट है आपका? नहीं, मुझे शक, मैं चाहता हूं सरकार को कई और ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके, टैक्स रिजीम से लेके, और ग्राउंड लेवल पे जो स्टेट को भी, जो बाकी सारे राज्य भी हैं, उनको भी केंद्रीय सरकार की सहायता करनी पड़ेगी कि सही मायने में ये फायदा लोगों तक पहुंचे। जब तक हम स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक इस रेपो रेट का, जो रेट कट हुआ है, इसका सही मायने में फायदा जनता तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है पुरंजय, एक चीज उन्होंने जो कांग्रेस ने पॉइंट रखा वो जयवीर ने कि प्रकाश जी, मैं एनपीए पे कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भार्गव साहब, बहुत भैया, एनपीए बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहुत सारी कंपनियों और हमारे अर्थशास्त्र का भविष्य। जो उन्होंने कहा कि क्या बैंक जो है, बैंक आपने भी कहा कि कम कर रहे हैं, पैसा पास ऑन करने का एटीट्यूड रख रहे हैं, कम से कम दिखा रहे हैं, क्या ये पूरी तरह से होगा? क्योंकि इसको आपको सस्टेन करना पड़ेगा। देखिए, रघुराम राजन जी से पहले कहा था कि हम ब्याज दर कम कर रहे हैं, मगर बैंक जो जिसको ऋण देना है उन्होंने ब्याज दर कम नहीं किया। आज हम देख रहे हैं ये अभी तक नहीं हुआ। उनका घोषणा करने का कुछ मिनटों के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने बोला कि हम ब्याज दर कम कर रहे हैं। मेरा कहना और कुछ है। ठीक है, मेरा कहना, निवेश जो लोग करते हैं, जो भी करते हैं, कोई उद्योगपति करते हैं, जो भी करते हैं, बहुत सारे कारण के लिए निवेश करते हैं। उसमें एक ही कारण है, बहुत सारे कारण में एक कारण है ब्याज दर, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप जो ऋण ले रहे हैं, इसके ऊपर आपको कितना आपका ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपका बुनियादी ढांचा के ऊपर आप नजर नहीं रखेंगे, आप किस तरह से निवेश कर रहे हैं, लोगों को नौकरी मिलेगा, या हम कह रहे हैं कि आप मशीनों के ऊपर ज्यादा पैसा डालेंगे या व्यक्ति के ऊपर कम, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ये हमारे देश में नहीं, ये पूरा विदेश में भी वही एक है। अमेरिका में भी आप ब्याज दर बढ़ा देंगे तो इसका मतलब नहीं है कि अचानक आपका अर्थव्यवस्था में एक सुधार आ जाएगा। मेरा कहना है, मौद्रिक नीति में एक जो सरकार के पास बहुत सारे हथियार है, मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश लगाना, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, लोगों को नौकरी देना, उसमें बहुत सारे हथियार के बीच ब्याज दर एक है। उसको हम ज्यादा महत्वपूर्ण भी देना नहीं चाहते हैं। हमारा मुद्रास्फीति कम हो गया तो आपने इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया, बहुत अच्छा किया। अचानक अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो मेरा कहना है, इस वक्त भारतवर्ष के लिए स्थिति बहुत अच्छे है, क्योंकि कच्चे तेल का कीमत कम है। ठीक है, मगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति बदली तो क्या आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? क्या आप उसको इस वक्त जो करना था, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर रघुराम राजन जी उन्होंने किया। हाँ, भार्गव साहब, आप एनपीए पे कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज।
हाँ प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी सुमैया जी ने और शेरगिल जी ने दोनों ने एनपीए के बारे में बात करी, लेकिन हकीकत ये है कि एनपीए जो बनते हैं उनके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे सुमैया जी ने पहले मार्केट कंडीशंस के बारे में केवल बात करी, लेकिन कई बार कई मामलों के अंदर मैनेजमेंट जो होता है उसका प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से भी प्रोजेक्ट गड़बड़ होते हैं। और आजकल हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है उसके अंदर अगर हम कोई लीगल एक्शन लेने की कोशिश करते हैं बैंक की तरफ से, तो उसके अंदर कई साल लग जाते हैं। और अभी गवर्नर रिजर्व बैंक ने भी हालांकि ये कहा है कि बैंक जो है वो मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं चल रहा है तो मैनेजमेंट को बदल सकता है, उसको पर कंट्रोल करके सही मैनेजमेंट को ला सकता है। लेकिन जब तक कानून के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, अगर बैंक चाहेगा भी तो उस मैनेजमेंट को कंट्रोल करके चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश की भार्गव साहब, आप प्रमोटर आप सरल शब्दों में कह रहे हैं कि पैसे की रिकवरी, एक मिनट भार्गव साहब, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि सब लोगों को चिंता ये है, स्वागत सब सरकार के और आरबीआई के फैसले कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे परांजो हो, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर सबको चिंता है कि शब्द की अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सस्टेनेबल, कि ये कब तक चल पाएगा। क्यों परांजो, सही बात है ना। और उसमें एक बड़ा पहलू है एनपीए। क्या आप कह रहे हैं कि इसमें बैंकों को जब पैसा रिकवर करना होता है तो कानून एक अड़चन बन जाता है, या कानूनी प्रक्रिया एक अड़चन बन जाती है? इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक बैंकरप्सी लॉ प्रॉपरली नहीं आएगा तब तक फास्ट एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है कि नॉर्मली डिफॉल्टर्स कोर्ट में चले जाते हैं, और जब तक बैंक के फेवर में कोर्ट डिसाइड करता है तब तक बहुत सारे असेट्स या तो काम के रहते नहीं है, या उनको इधर उधर डिस्पोज ऑफ करके प्रमोटर जो है बैंक की सिक्योरिटी को एकदम डाइल्यूट कर देता है। और हकीकत ये भी है कि इनडायरेक्टली बैंक्स जो हैं, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लैंडिंग के ऊपर ज्यादा रख रहे हैं तो प्रोबेबली दे आर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ द एनपीए लोन्स ऑल्सो। अगर एनपीए कम हो जाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो उनको अर्निंग नहीं हो रही है उसका फायदा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लैंडिंग के ऊपर करते हैं उसके अंदर पास ऑन हो सकता है, अगर एनपीओ को इफेक्टिवली कंट्रोल करने का सिस्टम हमारे बना लिया। हालांकि अभी फाइनेंस दो बात जोड़ना चाहता हूं जी। भार्गव साहब, परांजो गुहा ठाकुर साहब, मैं उसके बाद किरीट सुमैया जी के पास आना चाहूंगा। जो भार्गव जी बोला एकदम बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश में उद्योगपति कभी बीमार नहीं होता है, उनका रघुराम राजन ने कहा था, मैंने इस पर पूरा कार्यक्रम किया था। हो जाते हैं जी। दूसरी बात प्रमोटर्स सिक नहीं होते, कंपनियां सिक होती। दूसरी बात ये देखिए, उन्होंने जैसे कहा आप मैनेजमेंट बदलना इतना आसान नहीं है। आप संपत्ति कहीं बेचने चाहते हैं, जमीन बेचने चाहते हैं, ये भी आसान नहीं है। और सबसे बड़ा जो बात है, कौन सबसे ज्यादा पैसा आज बैंकों का अटक गया, किसके लिए? बड़े बड़े कंपनी जैसे विजय माल्या का किंगफिशर कंपनी, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, छोटे मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए नहीं, जो छोटे छोटे निवेशक है उनके लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके सारे जो इन्होंने ऋण दिया आज वो वहां पे अटक गए। ठीक है, किरीट सुमैया, क्योंकि आप काम कर रहे हैं इस विषय पर, इसलिए जो एनपीए वाला पॉइंट भार्गव साहब रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि एनपीए के जो 2 कारण बताए, तीसरा कारण यह है कि ड्यू टू वेरियस रीजन जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दे गॉट स्टक। मैं एक उदाहरण दूंगा कि गए 15 महीने में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस विषय में डायरेक्ट पीएमओ में हैंडल किया, और जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गवर्नमेंट के, पीएसयूज के और कुछ बड़ी प्राइवेट कॉरपोरेट ग्रुप के, फिर पावर के हो, रोड्स के हो, पोर्ट ट्रस्ट के हो, ऐसे 314 प्रोजेक्ट जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया ये अटक गया था, वो अब स्ट्रीमलाइन किए गए। अब पॉइंट ये होता है कि किस कारण से एनपीए हुआ, तो जो भ्रष्टाचार होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, मैनिपुलेशन उसको एक कारण से ट्रीट करो। दूसरा जो है पॉलिसी के कारण, जुडिशियरी भ्रष्टाचार के कारण जो फंस गए थे, ठीक है, तो उसमें एक मेजर डिसीजन लेके, दिस इज वन थिंग। दूसरा रिजर्व बैंक का, किरीट जी आज आपसे माफी मांग रहा हूं, हम वापस जयवीर जी आपसे भी माफी मांग रहा हूं। परांजो, आज थोड़ा सा देश है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है इस प्रोग्राम में आर्थिक विषयों पर, खासतौर पर पॉलिटिकल इकोनॉमी के विषयों पर बहुत चर्चा होती है। आज के लिए सिर्फ इतना वक्त था क्योंकि ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि बड़ा फैसला है ये आरबीआई का। जैसे परांजो ने कहा, उम्मीद थी, नया कोई आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन
इस पर बहस इसलिए आगे होगी क्योंकि बहुत जरूरी होगा देखना कि इसका असर क्या नजर आता है। फिलहाल सारे विशेषज्ञ इसका स्वागत कर रहे हैं। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, और उसके बाद राजीव रंजन की एक खास रिपोर्ट की कैसे बढ़ने जा रही है वायुसेना की ताकत। heavy lift or Apache हमला करने में अपाचे का कोई जोड़ नहीं तो हैवी लिफ्ट में चिनूक का कोई तोड़ नहीं। दुनिया के ये दो बेहतरीन हेलीकॉप्टर अगले 3 से 4 साल में भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। भारत ने 22 अपाचे और 15 चिनूक खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से करीब 200 अरब रुपए में यह सौदा किया है। हेवी लिफ्ट और अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स दोनों प्रूवन प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उपयोग में आए हैं। दोनों भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएंगे। अपाचे एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जो दिन रात और किसी भी मौसम में कारगर है। इराक पर हुए अमेरिकी हमले की अगुवाई करते हुए अपाचे ने ही सबसे पहले रडार सिस्टम को तबाह किया था। लेजर गाइडेड मिसाइल और रॉकेट से लैस अपाचे स्पेशल ऑपरेशंस के लिहाज से बेहद खतरनाक होते हैं। ऑपरेशन होता है अक्रॉस द बॉर्डर, अगर हमको टेररिस्ट कैंप वगैरह को अगर टेक ऑन करना है तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन एसेट होंगे आज की डेट में। वहीं चिनूक 10 से 11 टन वजन के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी उड़ान भर सकता है। यहां तक कि चिनूक टैंकों को उठाने में भी सक्षम है। साथ ही 2 रोटर होने की वजह से सुरक्षा संबंधी इसका रिकॉर्ड भी काफी बेहतर रहा है। जंग के अलावा राहत और बचाव अभियानों में भी ये बेहद कारगर है। Mi-26 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है, उनकी लाइफ खत्म हो गई, वो फेज आउट हो रहे हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी था। चिनूक आएगा, उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो भारतीय वायुसेना और भारतीय सशस्त्र सेनाओं को हेवी लिफ्ट रिक्वायरमेंट्स जो है उसके लिए। मौजूदा चुनौतियों के बीच पुराने पड़ चुके Mi-35 और Mi-26 को देखते हुए अरसे से वायुसेना ऐसे हेलीकॉप्टरों की जरूरत महसूस कर रही थी। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हेलीकॉप्टरों की कमी से जूझ रही सेना को इस सौदे से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सेना की जरूरतों के लिहाज से अभी भी बहुत कुछ खरीदा जाना बाकी है। नई दिल्ली में कैमरामैन सुशील राठी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।